हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं के परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। और आइए जानने जा रहे हैं आखिर वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं। चूँकि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में ये भी सवाल पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो वैसी स्थिति में आप सभी को इस प्रकार से एक आपतन बिंदु बना लेना होगा। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में ये परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में इस प्रकार से एक लंब डाल दिया जाता है, जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 3 कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में डॉट होता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भी मनुष्य का आँख यदि निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसके आँख में दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु दूर की जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव नेत्र में पहला ऑप्शन में दिया गया किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, डी में दिया गया उत्तल दर्पण होता है और ऑप्शन सी में दिया गया है उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, मानव नेत्र में यानी मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 6 कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है। यानी मनुष्य का जो आँख है वो किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख के रेटिना वाले भाग पे बनाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो लघुपतन के समय क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो बल्ब का फिलामेंट क्या होगा, यानी बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों, प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 220 वोल्ट बटा यहाँ पे 2 एम्पियर कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग कटा देंगे तो 110 आंसर आएगा, ठीक है। और 110 आंसर तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओमेगा यानी ओम होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 110 ओमेगा यानी 110 ओम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले
इन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध NR हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर होता है। वहीं पे प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। उसके बाद में विभव या विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। और जल्दी से कमेंट में बताइए कि जूल किसका सही मात्रक होता है। अगला सवाल उसमें 11 कहता है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान मापने वाले मशीन यानी यंत्र को हम लोग आमीटर यानी ए मीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आमीटर। उसके बाद में अगला सवाल है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिरोध का जो सही मात्रक है वो ओम होता है। वहीं पे कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या हो जाता है, तो वैसे स्थिति में ओम नहीं बल्कि ओम मीटर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। वहीं पे प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों पवन विद्युत जनित्र में पवन यानी हवा की जो चाल है वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऊर्जा स्रोतों के नाम दिया गया है। ये चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी ये लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये तीनों हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला सवाल है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। यानी बोला गया है ऊर्जा के लिए जो सबसे विशाल और सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि वो है सूर्य। और खाली मैट्रिक में एग्जाम में केवल ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोतम माध्यम है, तो कोयला हो जाएगा। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे उत्तम माध्यम क्या है, तो कोयला नहीं बल्कि सूर्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि CuO, जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ये दोनों तत्वों को एक साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है Cu प्लस H2O, यानी कॉपर प्लस जल बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखिएगा ना, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, जिस कारण ये जो अभिक्रिया होगा ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होती है ना, उससे वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वैद्युत संयोजी। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na होता है, इसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। वहीं पे इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 11 होता है, और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि बताइए कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है ना, वह होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या बन के आया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पे विजातीय यौगिकों का उदाहरण हमें खोजना होगा। तो क्वेश्चन 20 का सबसे पहले हम लोग ऑप्शनों का चयन करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है चुना पत्थर। चुना पत्थर तो जातीय है। खड़िया, जिसे हम लोग CaCO3 कहते हैं, ये भी आपका जातीय है। संगमरमर, जिसको हम लोग CaCO3 कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी आपका जातीय यौगिक है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा ना, तो ये है प्लास्टर और पेरिस, जिसे हम लोग CaSO4 × ½ H2O के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो किसको जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। आप सभी को मालूम होगा प्लास्टर के बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, जैसे मूर्तियों के सांचे बनाने में किया जाता है, टूटे फूटे हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है, इस प्रकार से प्रयोगशाला के छिद्रों को बंद करने में किया जाता है। तो ये तमाम उपयोग है प्लास्टर और पेरिस के, जिसका आणविक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, या CaSO4 × ½ H2O होता है। अगला सवाल इसमें 21 को देखिए कि निम्नलिखित में से pH स्केल का मान क्षारक विलयन का मान देता है।
यानी चारों ऑप्शनों में कौन ऐसा ऑप्शन है जो पीएच का मान जो है वो क्षारक विलयन का मान देता है। आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि एक HP सोरेंस नामक वैज्ञानिक है जिनके माध्यम से पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था। उस स्केल की एक खासियत है कि उस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है, जिसके माध्यम से किसी भी विलयन की अम्लता, क्षारीयता तथा उदासीनता को मापी जाती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि कोई विलयन 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो क्षारीय कहलाता है। यदि कोई विलयन 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्षारक विलयन का मान देगा। तो क्षारक का मतलब समझ लेना है कि 7 से जो उस ऊपर जो इस विलयन का मान होगा वही क्षारक विलयन होगा। तो 7 से ऊपर ऑप्शन डी में 13 दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 13। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि पीतल है। दोस्तों पीतल क्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है और डी में दिया गया उप धातु है। तो दोस्तों पीतल जो है ना यह एक मिश्र धातु है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और ये किस तत्व का मिश्र धातु है? तो इसमें कांसा होता है और एक का होता है, एक कांसा के साथ में एक और कौन से धातु होते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? दोस्तों क्वेश्चन 23 को देखिए, इसमें आप सभी को बताना होगा कौन सा आयनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन में दिया गया CH4 यानी मीथेन गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी में दिया गया CaCl2। देखिए यहाँ पे मिल गया ना कौन सा आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आने वाली वीडियो आप सभी से ना छूटे। अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? दोस्तों गोल्ड जो है ना, गोल्ड यह ऑक्सीजन से कभी भी संयोग नहीं करता है। बाकी तांबा हो गया, जिंक हो गया, पोटासियम हो गया, ये सभी ऑक्सीजन से संयोग करता है, लेकिन गोल्ड जो है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला सवाल है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया मीथेन गैस। मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है, जिसमें कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। तो CH4 जो है यह एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उम्मीद है आप सभी इसका परिभाषा अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सवाल में भी हमसे पूछा गया कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद में है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में 0.003% भी ऑप्शन में दिया जाता है। ध्यान रहे यह आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 0.03% होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन गैस लगभग 21% है, नाइट्रोजन गैस लगभग 78% है। ये तमाम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। आइए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है? दोस्तों याद रखिएगा ओजोन को हम लोग बोलते हैं O3। O3 जो है वो ओजोन का सांकेतिक चिन्ह है, जिसमें O यानी ऑक्सीजन के कुल 3 परमाणु सम्मिलित होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है, वहीं पे वर्गों की संख्या की बात करें तो वर्गों की संख्या 18 होती है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। ध्यान रहे आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बोला जाए तो 7 हो जाएगा, वर्गों की संख्या बोला जाए तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 18 हो जाएगा। उसके बाद में कि हीलियम कैसा तत्व है? पहला ऑप्शन अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हीलियम का सांकेतिक चिन्ह He होता है, जो अक्रिय तत्व होता है। अक्रिय तत्व लगभग 7-8 होते हैं। हीलियम हो गया, रेडान, जेडान, क्रिप्टान, नियान, ये सब आपका अक्रिय तत्व होता है। और यही सब तत्व जो है बल्ब में निष्क्रिय गैस भी बन जाती है। अगला सवाल है
कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है और हार्मोन में भी कौन सा हार्मोन है? तो यह एक पादप हार्मोन है। अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है ना, ये किस काम से संबंधित है? पहला ऑप्शन पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो दोस्तों मनुष्य में जो वृक्क है ये उत्सर्जन करने का एक तंत्र पाया जाता है। इसी के माध्यम से यूरिया, यूरिक अम्ल तथा एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है मानव में डायलिसिस थैली है। पहला ऑप्शन नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य में जो डायलिसिस थैली है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 34 कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों याद रखिएगा भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है और भोजन के पाचक में सहायक जो अम्ल है वो HCl है, जिसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? यानी कौन ऐसा जनन की विधि है जिसमें जीव के शरीर से मुकुल निकल आता है और आगे चलकर टूटकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन है वो ईस्ट में होता है और इसके साथ साथ हाइड्रा में होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाइड्रा जानते हैं तो ईस्ट नहीं जान पाते हैं, और ईस्ट जानते हैं तो हाइड्रा को नहीं जान पाते हैं। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कई बार ईस्ट के बदले में हाइड्रा दे दिया जाता है या दोनों दे दिया जाता है। तो जब दोनों दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों। अगर ए और बी दोनों अगर नहीं रहेगा तो दोनों में से केवल एक रहेगा, क्योंकि मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन 36 कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। जिस प्रकार से स्त्री में स्त्री प्रजनन अंग होते हैं उसी प्रकार से पुरुष में पुरुष जनन अंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों के फूलों में भी नर एवं मादा प्रजनन अंग होते हैं, जिससे नए बीज का निर्माण होता है। तो फूल में नर जनन अंग जो होते हैं उसे हम लोग पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं, और जो स्त्री जनन अंग होते हैं उसे स्त्रीकेसर या ज्यांग कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ 36 कह रहा है कि फूलों में पाए जाने वाले नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंमंग या पुंकेसर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि गुणसूत्र बने होते हैं। दोस्तों गुणसूत्र जो है वो किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गुणसूत्र जो है वो DNA और RNA के बने होते हैं। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में DNA का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा डी से होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल। तो DNA का पूरा नाम क्या निकल कर आया? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद में क्वेश्चन 38 कहता है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। दोस्तों मनुष्य के कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग DNA तकनीक कहते हैं, और DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो हम आप सभी को बता भी चुके हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन 39 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? यहाँ पे स्थलीय परितंत्र कौन सा नहीं होगा? तो पहला उसमें दिया गया जंगल, एक्वारियम, घास के मैदान, डी में दिया गया है मरुस्थल। दोस्तों याद रखिएगा निम्नलिखित में एक्वारियम एक ऐसा तंत्र है जो स्थलीय परितंत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि CFC है। दोस्तों CFC का पूरा नाम याद रखिएगा। C से होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो और C से होता है कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो ओजोन परत के क्षय का एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। CFC के माध्यम से ही ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और ये CFC कहाँ पे होता है? तो आप सभी यदि आप शेविंग करवाने जाते होंगे तो जो क्रीम लगवाया जाता है ना, तो उसी क्रीम के पॉकेट पे देखेंगे तो CFC लिखा रहता है, और उसी में से CFC नामक गैस निकलकर ओजोन के परत में जाकर छेद कर देता है। यदि ओजोन परत वायुमंडल को छेद कर यदि पृथ्वी पर पहुंच जाएगा ना, तो मनुष्य का जो शरीर है तरह तरह के बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा, जैसे त्वचा रोग हो गया, गलकंड हो गया। तो इस प्रकार से हमें CFC के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ
सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाके हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके वहां से आप सभी पीडीएफ को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा वेबसाइट questionforexam.com पे जाके सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ बेहतर से बेहतर तैयारियाँ कर सकते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि क्विज खेलना या ऑनलाइन टेस्ट देना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल तो आपको वहां पे एक ग्रुप देखने को मिलेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहां पे प्रत्येक दिन क्विज कराया जाता है और साथ ही जितने भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर लाया जाता है उन सभी वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेकआउट कीजिए और जल्दी से सभी लिंक पर जाकर विजिट कीजिए। हम जल्द मिलेंगे इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर के साथ। तब तक के लिए मैं मुख्य अंसारी आप तमाम छात्रों छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।